हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 20 अक्टूबर 2024। आज के संडे मैराथन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, यानी कि 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, जिसमें आप सभी को लगभग 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इन 60 क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप सभी हमारे साथ 45 से 50 मिनट बने रहेंगे, ठीक है। क्योंकि एक घंटे में 60 क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ एक अगर संडे के दिन हमें देते हैं तो आप सभी का कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। फ़ायदा के सिवा मैं आपका नुकसान कभी नहीं होने दूंगा। तो आप सभी हमारे साथ 45 मिनट तक बने रहेंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन पूरे एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में वर्ष 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो एसमोगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन को दिया गया है। और ये तीनों व्यक्ति कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। इसके लिए ट्रिक कैसे याद रखेंगे? मनी से हो जाएगा हमारा अर्थशास्त्र, ठीक है। यानी कि मनी से अर्थशास्त्र हो जाएगा, सन से हो जाएगा जॉनसन और रॉबिन्सन। एस का मतलब हो जाएगा एसमोगलू, मतलब जिसके पास पैसा होता है उसका बेटा क्या करता है? ऐश करता है, ठीक है। तो जिसके पास मनी होगा उसका सन जो है क्या करेगा? ऐश करेगा। तो ट्रिक से याद रख लेंगे, याद हो जाएगा। बात करते हैं कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार इसकी स्थापना कब करी जाती है? तो 1968 में किया जाता है। और पहली बार प्रदान कब किया जाता है? तो 1969 में। किसे दिया गया था? तो रैगनर प्रिंस और जेन टिम्बर जेन को दिया गया था। नोबेल का अगर पूछे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अमर्त्य सेन जी थे। 1998 में मिला था। किस कार्य के लिए? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रही अनलीज्ड पुस्तक का संबंध किससे है? तो बोरिस जॉनसन से संबंधित है। अनलीज्ड पुस्तक यह किसकी है? तो बोरिस जॉनसन की है। ये जो है पूर्व पीएम थे ब्रिटेन के। इस पुस्तक में भारत और इंग्लैंड के बीच अच्छे संबंध का उल्लेख किया गया है और मोदी जी को इस पुस्तक में जिज्ञासु व्यक्ति के बारे में बताया गया है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक देख लेते हैं, जैसे सोर्स कोड किसकी है? बिल गेट्स की है। 2025 में यह जो है प्रकाशित की जाएगी। बिकमिंग पुस्तक पूछे किसकी है? तो मिशेल ओबामा की है, बराक ओबामा की पत्नी है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक सैम पित्रोदा जी की है। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ यह नटवर सिंह की पुस्तक है। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। आई हैव द स्ट्रीट पुस्तक किसकी है? तो आर अश्विन जी की है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में एटीपी संघाई मास्टर 1000 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं जेनिक सिनर। इसकी व्याख्या देखें तो एटीपी संघाई मास्टर्स 1000 एक जो है अगर पूछे किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस का यह कप है, ये आपको याद रखना है। पुरुष वर्ग में अगर पूछे किसने जीता है? तो ये जीते हैं जेनिक सिनर, जो कि इटली के हैं। इन्होंने किसको हरा दिया है? तो नोवाक जोकोविच को हरा दिया है, जो कि सर्बिया के हैं। नोवाक जोकोविच जो ये हैं, ये 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। और इन्हें जो है किसने हरा दिया है? तो जेनिक सिनर ने हरा दिया है। तो एटीपी संघाई मास्टर्स 1000 किसने जीता है? तो जेनिक सिनर जीते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में विश्व मानक दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 14 अक्टूबर को मनाया गया है। विश्व मानक दिवस 2024 यह कब मनाया गया है? तो 14 अक्टूबर को मनाया गया है। 2024 में इसकी थीम रखी गई है बेहतर दुनिया के पहले साझा दृष्टिकोण, इसकी थीम रखी गई है। वहीं बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन की स्थापना कब की जाती है? 1947 में। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न हमारा है, हाल ही में अहिका और सुतीर्था ने पहली बार एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है। इस प्रतियोगिता का आयोजन पूछे कहाँ किया गया था? तो कजाकिस्तान में किया गया था। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन अस्ताना में किया गया था। अस्ताना जो है कजाकिस्तान की राजधानी है। इस बार जो है 27वें क्रम का आयोजन किया गया था। इसमें जो है अहिका और सुतीर्था जी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और यह पहली भारतीय जोड़ी बन गई है जीतने वाली। छठा प्रश्न है, हाल ही में एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है करुणानिधि स्टालिन जी को। एशिया HRD लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यह किसे मिला है? तो करुणानिधि स्टालिन जी को मिला है, जो कि CM है कहाँ के? तमिलनाडु के। किसके लिए दिया गया है? तो मानव संसाधन विकसित करने के लिए।
वहीं एक प्रश्न याद रखेंगे कि जो वर्ल्ड के टॉप 40 पुलिस ऑफिसर हैं उसमें भारत की तरफ से आईपीएस प्रीति पाल जी को शामिल किया गया है। इनकी ड्यूटी कहाँ पे है? नागालैंड में ये तैनात है और ये कहाँ की हैं? तो ये हरियाणा की हैं। हाल ही में ITU WTSA 2024 सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ITU का जो एक सम्मेलन हुआ है WTSA सम्मेलन, ये कहाँ पर हुआ है? तो यह नई दिल्ली में हुआ है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ITU इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। इसकी स्थापना 1865 में होता है। इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। ITU की एक, अभी मैंने बताया क्या, एक सम्मेलन हुआ है जिसका नाम है WTSA, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, हिंदी में कहते हैं दूरसंचार मानकीकरण सभा। इसकी पहली बार बैठक हो रही है कहाँ पर? अपनी नई दिल्ली में हो रही है। इस पर चर्चा किस पर हो रही है? तो इस बैठक का उद्देश्य है 6G AI यानी आर्टिफिशियल इंटरनेट और साइबर क्राइम पर, इस पर जो है चर्चा की जाएगी। 8वां प्रश्न है, हाल ही में सेना प्रमुख ने बहुलक्ष्य विस्फोटक उपकरण अग्नि अस्त्र कहाँ लॉन्च किया है? तो अग्नि अस्त्र को लॉन्च किया गया है सिक्किम में। अग्नि अस्त्र यह लॉन्च कहाँ किया गया है? तो गंगटोक में किया गया है, जो कि सिक्किम की राजधानी है। और इसे लॉन्च अगर पूछे किसने किया है, तो लॉन्च किया है सेना प्रमुख, जो कि उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। तो सेना प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी जी ने अग्नि अस्त्र को लॉन्च किया है गंगटोक सिक्किम में। और यह क्या है? यह एक मल्टीपल टारगेट को मारने में सक्षम है। ठीक है, तो यह जो अग्नि अस्त्र है यह मल्टीपल टारगेट को, यानी कि एक साथ जो है कई टारगेट को भेदने में सक्षम है। और ये जो है बंकर को भी नष्ट करने में सक्षम है। इसकी क्वालिटी है मल्टीपल टारगेट को भेद देना, बंकर को नष्ट कर देना। और यह एक पोर्टेबल डिवाइस है, यानी कि छोटा सा डिवाइस है, कोई ज़्यादा बड़ा डिवाइस नहीं है। जिसको लॉन्च कहाँ किया गया है? गंगटोक में। हाल ही में भारत की क्रिकेट टीम ने किसके विरुद्ध T20 में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है? तो यह बनाया है बांग्लादेश के खिलाफ। अभी जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में एक मैच खेला जा रहा था, जिसमें भारत ने 297 स्कोर बना दिया और यह T20 में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है। अगर बात करें कि पहला वाला सबसे बड़ा स्कोर कौन सा था, तो यह 314 रन बनाया गया था, नेपाल ने बनाया था मंगोलिया के खिलाफ। और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर हो गया है, पूरे विश्व में भारत ने दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है, ये आपको याद रखना है। और भारत का सबसे बड़ा स्कोर अगर पूछे अब तक का कौन सा है, तो यही 297 का है। किसके खिलाफ बनाया है? तो बांग्लादेश के खिलाफ बनाया है, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में। हाल ही में अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो अलाई बलाई समारोह का आयोजन किया गया है हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अलाई बलाई समारोह कहाँ पे किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित किया गया है। दशहरे के अगले दिन ही यह फेस्टिवल आयोजित किया गया है हैदराबाद में। और इसका उद्देश्य क्या है? तो यह एकता का प्रतीक है, यानी सभी धर्म और जाति के लोग इस समारोह में भाग लेते हैं। तेलंगाना के CM कौन है? तो रेवंत रेड्डी जी यहाँ के CM हैं, इन्होंने भी इस फेस्टिवल में भाग लिया था। तेलंगाना के 4 और फेस्टिवल याद रखेंगे, समक्का सरलम्मा, बोनालू, मेदराम जात्रा और बतुकम्मा, ये सभी फेस्टिवल तेलंगाना के हैं। 11वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में UNHCR के वर्ष 2024 के नानसेन पुरस्कार से सम्मानित दीप्ति गुरंग का संबंध किससे है? तो नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया है? दीप्ति गुरंग जी को। इनका संबंध कहाँ से है? तो ये नेपाल की हैं। अभी जो है 5 लोगों को जो है नानसेन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं कि नानसेन शरणार्थी पुरस्कार की स्थापना कब होती है? तो 1954 में इसकी स्थापना होती है। यह पुरस्कार अगर पूछे किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो UNHCR के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना होती है 1950 में। इसका मुख्यालय है जिनेवा में। अभी जो है नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 5 महिलाओं को 2024 में प्रदान किया गया है। 5 कौन कौन सी महिला हैं? तो सिस्टर रोसिता ब्राज़ील की हैं, मैमोना बा या बुर्किना फासो की हैं, नाडा फडोल सूडान की हैं और दीप्ति गुरंग नेपाल की हैं, जो प्रश्न में पूछा गया था। और जिन दावोद ये सीरिया के हैं। हाल ही में USA ने कहा थार्ड रक्षा प्रणाली तैनात करने की घोषणा करी है, तो यह करी है इजराइल में। थार्ड क्या है? तो थार्ड का फुल फॉर्म होता है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस, यानी वायु रक्षा प्रणाली। तो यह जो है किसका है? तो थार्ड जो है USA का है। और USA ने अपनी जो वायु रक्षा प्रणाली है इसे किसे दे दिया है?
तो यह दिया है इजराइल को, तो इजराइल में तैनात की गई है। इजराइल के पास भी वायु रक्षा प्रणाली है जिसका नाम है आयरन डोम, तो ये भी तैनात है और थार्ड भी तैनात है, क्योंकि इजराइल पे जो है लगातार 3 से 4 देश और 2-3 आतंकी संगठन इस पर जो है क्या कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को रक्षा देने के लिए आयरन डोम और थार्ड दोनों तैनात किया गया है इजराइल में। हमारे भारत में वायु रक्षा प्रणाली कौन सा है, समर है, और दूसरा वसारोध है। रूस में कौन सा है, एयर डिफेंस सिस्टम, तो S-400 है, इसे ही क्या बोलते हैं, ट्रायम्फ भी बोलते हैं। हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति चर्चा कहाँ आयोजित हुई है, तो यह आयोजित किया गया है सिंगापुर में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो भारत और आसियान के बीच एक नीति पर वार्ता की गई है जिसका नाम है ट्रैक साइबर 1, यानी कि साइबर से सुरक्षा कैसे हो सके या साइबर क्राइम को कैसे रोका जा सके, उसके लिए भारत और आसियान के बीच जो वार्ता हुई है यह कहाँ पर हुई है, तो यह सिंगापुर में हुई है। ठीक है, तो ट्रैक 1 का जो मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, ट्रैक 1 का मतलब होता है कि जब डायरेक्ट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बात करें, यानी कि सिंगापुर की गवर्नमेंट और यानी कि आसियान कंट्री के जो भी गवर्नमेंट सरकार हैं, जैसे आसियान में कितने देश हैं, तो टोटल 11 देश हैं, तो 11 देशों और भारत के बीच जो है मेन भारत की सरकार के लोग इसमें जो है भाग लेते हैं, तो इसी को ट्रैक 1 बोला जाता है। ठीक है, तो भारत की तरफ से किसने भाग लिया था, विदेश मंत्रालय ने भाग लिया था। तो यह जो ट्रैक साइबर नीति पर वार्ता हुई है कहाँ पर हुआ है, सिंगापुर में हुआ है। लेकिन अगर पूछे भारत आसियान की बैठक अगर पूछे कहाँ पे की गई थी, तो बैठक हुआ था लाओस में। कहाँ पर, लाओस में हुआ था। आसियान कंट्री जिसकी स्थापना 1967 में होती है। कब, 1967 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। और आसियान में टोटल कितने देश हैं, तो टोटल 11 देश इसमें हैं। और 11वां देश कौन सा शामिल हुआ था, तो तिमोर लेस्टे शामिल हुआ था। अभी जो है आसियान की बैठक कहाँ पे हुई है, तो आसियान की बैठक भी लाओस में हुई है। आसियान भारत की बैठक भी लाओस में हुई है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन के लिए दिवस मनाया गया है 17 अक्टूबर को। गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है, तो यह 17 अक्टूबर को मनाया गया है। इस बार थीम रखी गई है सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार समाप्त करना। अगर वहीं बात करें कि गरीबी से संबंधित SDG नंबर कौन सा है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर पूछे पहला किससे संबंधित है, तो यह नो पॉवर्टी यानी नो गरीबी से संबंधित है, यानी कि पूरे विश्व में गरीबी नहीं होना चाहिए, उसके लिए पहला SDG नंबर नो पॉवर्टी है। SDG जो है इसकी बैठक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का निर्धारण कब किया गया था, तो इसको शुरू किया गया था 2015 से और 2030 के बीच में। ठीक है, मतलब इसी बीच में जो है 17 गोल हैं पूरी दुनिया के लिए जो कि कंप्लीट करना, जैसे भुखमरी, शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य, इन सभी को मिला के जो है टोटल 17 गोल हैं जो कि 2015 से लेकर 2030 तक कंप्लीट करना है। जिसमें पहला अगर पूछे SDG नंबर क्या है, तो नो पॉवर्टी यानी कि पूरे विश्व से गरीबी को समाप्त करना है। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा शेतकरी समृद्ध किसान स्पेशल ट्रेन प्रारंभ करी है, तो यह किसानों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है महाराष्ट्र और बिहार के बीच में। शेतकरी समृद्ध किसान स्पेशल ट्रेन यह रेल मंत्री जी ने शुरू किया है और वर्तमान में रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी ने। तो महाराष्ट्र और बिहार के बीच में शुरू किया गया है। महाराष्ट्र में कहाँ, देवलाली से, और बिहार में दानापुर के बीच में चलने वाला यह ट्रेन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच प्रारंभ हुआ है और इन दोनों के मध्य जो है टोटल कितनी किलोमीटर दूरी है, 1515 किलोमीटर है। यानी कि जो भी अब बिहार में किसान कोई भी सब्जी अनाज उत्पादित करेंगे उसको डायरेक्ट जो है महाराष्ट्र में लाके बेच सकते हैं, और यह भारत की पहली किसान ट्रेन है। हाल ही में घोषणा के अनुसार भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, तो राजीव खन्ना जी होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो पहले न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जेकानिया जी थे भारत के मुख्य न्यायाधीश 50वें नंबर के। यानी वर्तमान में कौन है, तो DY चंद्रचूड़ साहब हैं जो कि 50वें नंबर के हैं और इनका कार्यकाल 10 नवंबर 2024 को समाप्त हो जाएगा। फिर 91वें नंबर के कौन बनने वाले हैं, राजीव खन्ना जी बनेंगे। इनका कार्यकाल नवंबर 2024 से लेकर 25 मई 2025 तक चलने वाला है। ठीक है, और वहीं पूछे कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किस मुख्य न्यायाधीश का था, तो JYV चंद्रचूड़ जी का था, जो कि ये हैं DY चंद्रचूड़ जी के पिताजी। पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129 में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 124(1) के अनुसार किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कार्य कब शुरू हुआ था, तो कार्य प्रारंभ किया गया था सुप्रीम कोर्ट का 28 जनवरी 1950 को।
हाल ही में HDFC ने कहाँ अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? तो सिंगापुर में। HDFC ने अपनी पहली शाखा जो है खोली है कहाँ पे? जो आसियान कंट्री में पहली शाखा खोली गई है सिंगापुर में। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो सिंगापुर में हिंदुस्तानी रहते हैं उनको आसानी से होम लोन उपलब्ध कराना। और कुछ महीनों पहले जो है लक्षद्वीप में भी HDFC ने अपना पहला शाखा खोला था। तो प्राइवेट बैंक बन गया है HDFC, जो लक्षद्वीप में अपना शाखा ओपन किया। 18वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अमृत फार्मेसी का मतलब होता है कि जो दवाएं होती हैं उनको सस्ती और गुणवत्ता मूलक दवाएं उपलब्ध कराना। ठीक है, इसे जो है जेनरिक दवाएं भी कहते हैं। जेनरिक दवाएं जो होती हैं ये डायरेक्ट सरकार जो है लोगों तक पहुंचाती हैं। इसके लिए सरकार अपने छोटे छोटे स्टोर खोल के रखती है, मेडिकल स्टोर। अगर वहां पे आप दवा लेंगे तो आपको सस्ती दवा मिल जाएगी। इसी तरह की जो है अमृत फार्मेसी, इसको नाम दिया है किसने? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने, क्योंकि इसने 4 अमृत फार्मेसी स्थापित किया है जिस पर सस्ती और गुणवत्ता मूलक दवाएं उपलब्ध होगी। इसे कहते हैं SEC यानी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। यह कंपनी अगर पूछे किसकी सहायक कंपनी है तो कोल इंडिया की सहायक कंपनी है। अगर वहीं बात करते हैं कि भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहाँ पर खोला गया है, तो पोर्ट लुइस में खोला गया है, जो कि मॉरिशस की राजधानी है। हाल ही में चर्चा में रहा बड़ा दशई उत्सव कहाँ का संबंध किससे है? तो बड़ा दशई उत्सव का संबंध है नेपाल से। बड़ा दशई उत्सव नेपाल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। यह काठमांडू घाटी में आयोजित किया जाता है और 15 दिन का फेस्टिवल है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल की पर्यटन राजधानी पोखरा है। हाल ही में 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ किया गया है हिमाचल प्रदेश में। फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में किया गया है। यह 16 अक्टूबर से लेकर 4 दिन तक यह फेस्टिवल चलने वाला है और इस फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला जी के द्वारा, और CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इसमें भाग लिया था। हाल ही में 75वें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ प्रारंभ हुई है? तो यह प्रारंभ हुआ है, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, इटली में। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस की 75वीं बैठक का आयोजन किया गया, मिलान इटली में इसका आयोजन किया गया। इस बार इसकी थीम रखी गई है अस्थायित्व के लिए जिम्मेदार स्थान, इसकी थीम रखी गई है। और इसी जो है सम्मेलन में जो है विश्व अंतरिक्ष अवार्ड भी प्रदान किया जाएगा। और यह पुरस्कार किसे मिलेगा? तो S सोमनाथ जी को मिलेगा, जो कि वर्तमान में हमारे इसरो यानी कि जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसके अध्यक्ष हैं। 2026 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? मिलान इटली में होगा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 की जो है अभी बैठक कहाँ पे हुई थी? तो पुगालिया में हुआ था। पुगालिया शहर इटली का है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नासा ने यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। तो यूरोपा का संबंध किससे है? यूरोपा जो है यह बृहस्पति का उपग्रह है। यूरोपा क्लिपर मिशन यह किसने लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है, यानी कि यह USA की स्पेस एजेंसी है। और यह जो यूरोपा है, यह यूरोपा मिशन जो है किसके लिए शुरू किया गया है? तो बृहस्पति का ग्रह है जिसका नाम है यूरोपा। ठीक है, और इसी यूरोपा पे तलाश किया जा रहा है कि यहाँ पे जीवन लोगों के रहने योग्य है या नहीं है। और इसे लॉन्च किया गया था यूरोपा क्लिपर मिशन को 2024 में। और यह जो है यूरोपा की कक्षा में पहुँचेगा 2030 में, यानी कि 6 वर्षों में पहुँच जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछे बृहस्पति का कौन सा है? तो गैनीमेड है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा उन्नत आग उगलने वाला हथियार ड्रैगन ड्रोन किसने तैनात किया है? तो यह यूक्रेन ने तैनात किया है। ड्रैगन ड्रोन यह क्या है? एक आग उगलने वाला हथियार है। इसको अपने यहाँ पे तैनात किसने किया है? यूक्रेन ने तैनात किया है। किसके खिलाफ यूज करेगा? तो रूस के खिलाफ यूज करने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो जेलेंस्की साहब हैं। और वहीं रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन जी हैं। हाल ही में देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। हिंदी भाषा संग्रहालय, यह पहली बार जो है हिंदी भाषा संग्रहालय स्थापित किया गया है, काशी वाराणसी में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है स्थापित करने का? तो जो भी लेखक हैं उनकी महत्वपूर्ण कृतियों को सुरक्षित रखने के लिए यह हिंदी संग्रहालय की स्थापना, हिंदी भाषा का संग्रहालय स्थापित किया गया है।
वहीं बात करते हैं कि साहित्य संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। कोलकाता में किया गया है, क्योंकि साहित्य का मतलब हो जाता है साहित्य का नोबेल पुरस्कार पहली बार किसने मतलब प्राप्त किया था, तो गीतांजलि के लिए प्राप्त किए थे गुरु गोविंद साहब जी ने, ठीक है, सॉरी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने प्राप्त किए थे 1913 में। तो इसी याद में साहित्य संग्रहालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 26वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो परमेश शिवमणि जी बने हैं। आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक बल, इसके जो है 26वें महानिदेशक परमेश शिवमणि जी बनाए गए हैं। वहीं बात करते हैं कि आईसीजी की स्थापना 1 फरवरी 1977 को किया जाता है। एक्ट कब आया था? पहले जब ये आया था तो यह इलीगल बॉडी थी, लेकिन एक्ट जब आ जाता है तो एक्ट आने के बाद जो है इसे लीगल बॉडी बना दिया गया। तो एक्ट आया था 1978 में, स्थापना जो है इसकी पहले ही कर दी गई थी। 1 फरवरी को इसलिए तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। और आईसीजी का ध्येय वाक्य पूछे क्या है, तो वयम रक्षामि। हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो जल के लिए दिया गया है उड़ीसा को। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का यह जो है 2024 में प्रदान किया जा रहा है, तो यह 5वें क्रम का है। इसकी घोषणा जो है CR पाटिल जी ने करी है, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। और इसमें जो है इसे जल पुरस्कार वितरण में मुख्य अतिथि किसे बनाया गया था, तो द्रौपदी मुर्मू जी के बनाया गया था। और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जल श्रेणी में किसे दिया गया था, तो उड़ीसा को, दूसरा उत्तर प्रदेश को, तीसरा जो है गुजरात को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार किसे मिला था, तो पुल्लमपारा को मिला था, जो कि केरल का एक गांव है। और सर्वश्रेष्ठ शहरी निकाय का पुरस्कार किसे मिला था, तो सूरत को मिला था। हाल ही में भारत ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित किया है, तो अभी जो है कनाडा के राजनयिक को जो है भारत ने अपने यहाँ से निष्कासित कर दिया है। एक व्यक्ति था जो खालिस्तानी सपोर्टर था, जिसका नाम है हरदीप सिंह निज्जर। ये कनाडा में रहता था और कनाडा में ही इसकी जो है हत्या हो जाती है। और कनाडा जो है इसकी जिम्मेदार किसको बताता है, तो भारत को बताता है। और कनाडा के PM कौन है, तो जस्टिन ट्रूडो हैं। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कनाडा से जो है बोला कि जब तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो कैसे कह सकते हो कि हरदीप सिंह निज्जर का खून हमने किया है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए भारत सरकार ने अपने उच्चायुक्त जो संजय कुमार जी थे उनको कनाडा से वापस बुला लिया है। और जो कनाडा के राजनयिक थे उनको भारत से 1 सप्ताह में निष्कासित कर दिया। हाल ही में भारत की पहली बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो महाराष्ट्र में किया गया है। बायोपॉलीमर क्या है, तो ये प्लास्टिक का नया विकल्प ढूंढा जा रहा है। और इसी के लिए जो है बायोपॉलीमर प्रदर्शन सुविधा को स्थापित किया जाएगा। इसका उद्घाटन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। और यह भारत का पहला होगा जो प्लास्टिक के तौर पे नया विकल्प ढूंढा जा रहा है। और इसकी स्थापना अगर पूछे कौन करने वाला है, तो प्राज कंपनी यानी प्राज इंडस्ट्री इसकी स्थापना करने वाली है। क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत सरकार के द्वारा शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। तो 2070 तक भारत जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन बनना चाहता है। तो इसलिए इस प्रकार की सुविधा को ला रहा है बायोपॉलीमर, जो कि प्लास्टिक के लिए नया विकल्प है। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में बहुउद्देशीय पोत L&T परियोजना का पहला जहाज जिसका नाम है समर्थन कहाँ लॉन्च हुआ है, तो यह चेन्नई में लॉन्च हुआ है। इसकी व्याख्या देखें तो समर्थन क्या है, एक जहाज है जिसको भी हाल ही में नेवी में शामिल किया गया है। इस जहाज का निर्माण अगर पूछे किसने किया है, तो L&T कंपनी ने इसका निर्माण किया है। इसको लॉन्च किया गया है कट्टुपल्ली चेन्नई से इसको लॉन्च किया गया है। अभी जो है इसको लॉन्च करने में अगर पूछे किसके मतलब कौन कौन थे, तो नौसेना के अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी जी इसको लॉन्च करने में साथ ही थे। और यह क्या है, तो यह एक मैंने बताया जहाज है। इसका उद्देश्य क्या है, तो समर्थक जो जहाज है इसका उद्देश्य है हथियार की इस पर जो है टेस्टिंग की जा सकती है। यानी कि जो जहाज होगा इसके ऊपर भी हथियारों की टेस्टिंग की जा सकती है। अगर कोई जहाज जो है पानी के मतलब गहराई में चला जाता है या फिर जैसे डूबने की कंडीशन में होता है, तो उस जहाज को खींचने का भी कार्य करेगा यह समर्थन, ठीक है। हाल ही में विश्व छात्र दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो 15 अक्टूबर को मनाया गया है। किसकी याद में मनाया जाता है, तो 15 अक्टूबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का बर्थडे होता है और इन्हीं की याद में विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। ये जो है 2002 से लेकर 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के तौर पर अपने कार्य कर चुके हैं। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है यानी आत्मकथा है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। इन्हें जो है भारत सरकार की तरफ से 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इन्हें लोग प्यार से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो दूसरी बनी है नीतू डेविड। कौन? नीतू डेविड बनी है। पहले पूछे कौन थी? तो डायना एडुल्जी थी, याद रखेंगे। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इसकी सूची 2024 की जारी कर दी गई है। इसमें शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला, अगर पूछे कि भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है अभी, तो नीतू डेविड जी बन गई हैं, जो कि ये भारत की महिला क्रिकेटर की स्पिनर बॉलर हैं। और वहीं पूछे पहली कौन थी, तो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला डायना एडुल्जी और दूसरी नीतू डेविड जी बनी है। 2024 के हॉल ऑफ फेम में एबी डिविलियर्स को भी शामिल किया गया था, ये दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं। और एलिस्टर कुक को भी शामिल किया गया है, ये इंग्लैंड के हैं। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बनाए जाएंगे? तो नवंबर माह से जय शाह बन जाएंगे। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किसने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? तो अल्जीरिया ने किया है। अभी जो है हमारे देश की महोदया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 3 देशों की यात्रा पर गई थी और इन तीनों देशों पर जाने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी। और यहीं पर जो है इन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है अल्जीरिया देश के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा अल्जीरिया सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें तो हाल ही में स्वास्थ्य, कृषि और संधारणीय शहरों पर केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्ट केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इन 3 जगहों पर की गई है। यानी दिल्ली में स्वास्थ्य के लिए कार्य किया जाएगा, आईआईटी रोपड़ में जो है कृषि के लिए कार्य किया जाएगा, और आईआईटी कानपुर में जो संधारणीय शहर है इनको विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने पूरा आपको बता दिया है। एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर 3 उत्कृष्ट केंद्र ओपन किए जाएंगे। एक तो दिल्ली में किया जाएगा और यह स्वास्थ्य के लिए कार्य करेगा, आईआईटी रोपड़ जो है यह कृषि के लिए कार्य करेगा, और आईआईटी कानपुर या संधारणीय शहरों के विकास के लिए कार्य करेगा। और ये जो 3 उत्कृष्टता केंद्र है इसको स्थापित करने की घोषणा की गई है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा, जो कि वर्तमान में हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन बने हैं? तो उमर अब्दुल्ला जी बने हैं। इसकी व्याख्या देख ले तो कश्मीर जो कि यूटी बन गया था 31 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं, जिसमें से एक पहला टुकड़ा हो जाता है खुद जम्मू कश्मीर हो जाता है, और दूसरा वाला कौन बन जाता है? तो दूसरा बन जाता है लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में यूटी बनने के बाद पहली बार यहाँ पे लोकसभा का जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, और यहाँ पे जो है पूछे टोटल कितनी सीटें हैं विधानसभा की? तो टोटल 90 सीटें हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सीएम जो है, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं, और इस पार्टी से संबंधित है उमर अब्दुल्ला जी। इनको जो है जम्मू कश्मीर का सीएम बना दिया गया है, और यहाँ के डिप्टी सीएम बने हैं सुरेंद्र चौधरी जी, और इन्हें शपथ दिलाए हैं इन दोनों को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने इन दोनों को शपथ दिलाया है। और इसी के साथ साथ हरियाणा में भी विधानसभा का चुनाव हुआ है, और यहाँ पर भी 90 सीटें हैं जैसे जम्मू कश्मीर में थी। तो यहाँ के सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं बीजेपी की, तो बीजेपी के नए सीएम बने हैं नायब सिंह सैनी, याद रखेंगे, और इनको शपथ दिलाया है बंडारू दत्तात्रेय। किसने? बंडारू दत्तात्रेय जी ने दिलाया है, जो कि यहाँ के गवर्नर हैं। हाल ही में भारत की पहली विदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए किसने अनुबंध हासिल किया है, यानी समझौता किसके साथ किया गया है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो भारत की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में चलने वाला, यानी कि महाराष्ट्र से गुजरात के बीच में चलने वाला है। इसमें जो इस बुलेट ट्रेन के जो डिब्बे यानी कोच होंगे उसका डिजाइन कौन तैयार करेगा? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री करने वाली है, जो कि चेन्नई की कंपनी है। और इस बुलेट ट्रेन को बनाने में समझौता किसके साथ किया गया है? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के साथ किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह रखे हैं तेलंगाना में। रक्षा मंत्री अगर पूछे भारत के वर्तमान में कौन है? तो राजनाथ सिंह जी हैं। इन्होंने दूसरे नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रख दी है। कहाँ पर? तेलंगाना के विकाराबाद जिले में रखी है। और वहीं बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य बेहतर संचार उपलब्ध कराना। तो सेना को जो है, जो नौसेना है उसको बेहतर संचार उपलब्ध हो सके, उसके लिए दूसरी नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी गई है विकाराबाद तेलंगाना में। पहली बार अगर पूछे कि पहली वाली जो नौसेना रडार स्टेशन थी इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1990 में की गई थी। और इसको कहाँ स्थापित किया गया था? तो तमिलनाडु में किया गया था। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 16 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व खाद्य दिवस।
इसकी अगर व्याख्या देखें तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को ही FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी जाती है। इसे हिंदी में कहते हैं खाद्य और कृषि संगठन। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। 2024 में इसकी थीम रखी गई है बेहतर जीवन बेहतर स्वास्थ्य के लिए भोजन का अधिकार, इसकी थीम रखी गई है। 16 अक्टूबर को ही NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना करी जाती है और इसीलिए जो है 16 अक्टूबर को NSG डे भी मनाया जाता है। स्थापना 1984 को करा जाता है, जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है, तो उसी के बाद NSG की स्थापना करी जाती है। और NSG का उपनाम होता है ब्लैक कैट, क्योंकि ये काले कपड़े में होते हैं इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाल ही में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह बनी है रश्मिका मंदाना जी। इसकी अगर व्याख्या देखें तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I फॉर इंडिया हो जाएगा, और 4 टाइम्स C है यानी C फॉर क्राइम साइबर, C फॉर क्राइम, C फॉर कोऑर्डिनेशन, C फॉर सेंटर, तो 4 टाइम्स C है। ठीक है, तो इसको जो है शार्ट में I4C भी कहते हैं। इसका जो है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इसे हिंदी में कहते हैं, और इसकी जो है भी राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रश्मिका मंदाना जी को बनाया गया है। यानी कि जो ऑनलाइन लोगों के साथ धोखाधड़ी होता है और साइबर क्राइम होता है, इसको रोकने के लिए जो है राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंदाना जी को बनाया गया है। और किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा नियुक्त की गई हैं रश्मिका मंदाना जी, क्योंकि कुछ दिनों पहले इनके ऊपर जो है डीप फेक का वीडियो बना था, मतलब इनको जो है नग्न अवस्था में दिखा दिया गया था, लेकिन ये नहीं थी। इनके फेस पर जो है किसी AI के माध्यम से कोई दूसरी लड़की थी, उसी लड़की के ऊपर रश्मिका मंदाना जी का जो है फेस जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ऐड कर दिया गया था, तो जिससे लोगों को लग रहा था कि रश्मिका मंदाना जी हैं। तो ये काफ़ी परेशान हो गई थी। तो इनके पास जो है साइबर अपराध के लिए काफ़ी अनुभव है, तो इसी अनुभव को देखते हुए इन्हें राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। किसका? साइबर अपराध का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हाल ही में लामलाई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। लामलाई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है, क्योंकि फसल की कटाई शुरू हो चुकी है, तो इसके लिए यहाँ की जो जनजाति है मारिंग जनजाति, इसके द्वारा जो है लामलाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। मणिपुर में कुछ और त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे पुंगचोलम, संकीर्तन, नटरास, थांगटा और लाई हरोबा। ये सभी फेस्टिवल कहाँ मनाए जाते हैं? तो मणिपुर में। हाल ही में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा है? यानी कि जातियों के आधार पर जनगणना शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है तेलंगाना। जाति सर्वेक्षण 3 राज्यों में यह हो चुका है। सबसे पहले हुआ था बिहार में, फिर आंध्र प्रदेश में, और अभी शुरू किया गया है तेलंगाना में, जो कि यहाँ के CM हैं रेवंत रेड्डी जी ने। इन्होंने क्या कहा है कि जाति जो सर्वे कराया जाता है, मतलब हम करा रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि सभी जो सरकार की योजनाएं हैं सभी लोगों में समान तौर से पहुंच सके। यानी कि जो जातियां होती हैं इसमें ऐसा नहीं है कि सभी, मतलब मान लीजिए जैसे SC हैं, तो SC में जो है ऐसा नहीं है कि सभी SC जो है एक ही कैटेगरी की हैं, यानी कि सभी के पास मान लीजिए 100 रुपये हैं। तो ऐसे किसी के पास भी होता है कि 100 रुपये हैं, किसी के पास 50 रुपये, किसी के पास 1 रुपये भी नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार से कि ये बताया गया है कि जाति की जनगणना इसलिए कराया जा रहा है कि सभी के पास जो है जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनके पास सरकार की सुविधाएँ पहुँच सके, तो सभी समुदाय को समान संसाधन का वितरण हो सके, इसीलिए जो है जाति जनगणना कराई जा रही है। हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या अगर बात करें तो अपने भारत में है। दूसरे नंबर पर पूरे विश्व में पाकिस्तान में है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 अगर इसकी बात करें कि यह रिपोर्ट किसने जारी किया है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने इसको जारी किया है। इसके द्वारा बताया गया है पूरे विश्व में हैं, यानी कि पूरे विश्व में 1.1 बिलियन लोग सबसे गरीब लोग हैं। पूरे विश्व में कितना है? तो 1.1 बिलियन लोग। और इसी में पूछे सबसे ज़्यादा गरीब अगर पूछे किस देश में है, तो पहले नंबर पर पूरे विश्व में भारत है। भारत में 234 मिलियन लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी कि इनके पास BPL कार्ड है। और वहीं दूसरे नंबर पर पूछे कौन है पूरे विश्व में, तो पाकिस्तान है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें, हाल ही में थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ हमारा प्रश्न 42। हाल ही में भारत तुर्की मैत्री संघ का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो भारत और तुर्की के बीच मैत्री संघ का शुभारंभ किया गया है हैदराबाद में। इसकी व्याख्या देखें तो भारत और तुर्की के मध्य एक समझौता हुआ है, किसको लेकर? तो शिक्षा, पर्यटन, साइंस और टेक को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता किया गया है भारत और तुर्की के बीच, ताकि अच्छे संबंध भी बन सकें। हाल ही में रिचार्डे वेंचर्स, पैट्रिक जे
पैट्रिक जे मैकगुवर्क पुरस्कार के लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है। प्रश्न आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक पुरस्कार है जिसका नाम है जे मैकगुवर्क पुरस्कार। करिए आप पूछे यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह दिया जाता है चिराटे वेंचर्स के द्वारा। इसके द्वारा जो है 2 पुरस्कारों की अभी मतलब घोषणा की गई है। 2 पुरस्कार इससे वितरित की जाएंगी। पहले वाला का बात करें तो पहला वाला पुरस्कार होगा इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और दूसरा है ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो दोनों किसको मिला है, दोनों भारतीयों को ही मिला है। पहला वाला लाइफ टाइम अगर पूछे इंडिया लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया है तो नारायण मूर्ति जी को दिया गया है, जो कि इन्फोसिस कंपनी के मालिक हैं। जबकि ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है तो शांतनु नारायण को दिया गया है, जो कि एवोर्ड यानी जो PDF बनाने का एक एप्लीकेशन होता है उसके कह सकते हैं फादर हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कि अदिति जो कि हरियाणा की हैं, इन्होंने एक फ़िल्म बनाया था जिसका नाम है मेरी गोल्ड चित्र। इस फिल्म में इन्होंने बाल श्रम को रोकने का इसमें मतलब दिखाया है कि बाल श्रम को रोकना चाहिए। इसके लिए जो है इन्हें लंदन में अवार्ड प्रदान किया गया है। तो बाल श्रम को रोकने के लिए मैरी गोल्ड चित्र से सम्मानित होने वाली लंदन में पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं, तो अदिति जी बन गई हैं और ये कहाँ की है, हरियाणा की हैं। जो ये पुरस्कार है इसको याद रखेंगे, ऐसे पूछ सकता है। चिराटे वेंचर्स के द्वारा इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नारायण मूर्ति जी को दिया गया है, जबकि ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शांतनु नारायण को दिया गया है। हाल ही में भारत के साथ फिल्म उद्योग में साझेदारी करने वाले 17वां देश कौन सा बन गया है, तो 17वां देश बना है कोलंबिया। भारत और कोलंबिया के बीच में फिल्म इंडस्ट्री को लेकर साझेदारी की गई है और कोलंबिया के साथ समझौता करने के मामले में अगर देखा जाए तो कोलंबिया 17वां देश बन गया है। ठीक है, यानी कि अब भारत जो है कोलंबिया में शूटिंग कर सकता है, कोलंबिया के लोग भारत में शूटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार का साइन करने वाला कोलंबिया 17वें नंबर का देश बना है। पहला देश कौन था, तो पहला देश इटली था। 2015 में यह साइन किया था। ठीक है, थोड़ी सी इधर उधर हो जा रही है। हमारा प्रश्न है 45 नंबर का। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 की विजेता कौन बनी है, तो निकिता पोरवाल जी बनी है। फेमिना मिस इंडिया 2024 अगर पूछे कौन बनी है तो इसको जीती हैं निकिता पोरवाल जी, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश की हैं। इस बार जो है 60वें क्रम का आयोजन किया गया था, कहाँ पर, मुंबई में किया गया था। जबकि पूछे कि 2023 की फेमिना मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, मिस इंडिया कौन बनी थी, तो नंदिनी गुप्ता जी बनी थी और 2024 में निकिता पोरवाल जी बनी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A को संवैधानिक वैधता प्रदान की है। इस धारा का संबंध किससे है, तो नागरिकता से संबंधित है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रश्न में क्योंकि अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है। नागरिकता एक्ट 1955 में आया था और इसमें संशोधन किया गया था 1985 में, और इसमें संशोधन करके धारा 6A जोड़ा गया था और इसी धारा 6A को असम एकॉर्ड कहा जाता है। और किसके समय में अगर पूछे यह धारा या संशोधन किया गया था, तो 1985 में PM राजीव गांधी के समय इसमें संशोधन किया गया था। और इस धारा 6A में कहा गया है कि 25 मार्च 1971 से पहले असम में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि 1971 में पाकिस्तान है और बांग्लादेश, इन दोनों के मध्य जो है युद्ध होता है और इसी टाइम पे जो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग जो है कहाँ प्रवेश कर जाते हैं, हमारे भारत में इंटर कर जाते हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो धारा 6A है यह क्या है, एक वैधानिक धारा है। और इसमें बताया गया कि अगर 25 मार्च 1971 से पहले जो भी बांग्लादेशी भारत में प्रवेश किए हैं उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी और उसके बाद जो लोग आए हैं भारत में उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ठीक है, और इसी को आधार बना के जो असम सरकार है जो अपने यहाँ पे NRC लागू करना चाहती है, इसी धारा को जो है देखते हुए यहाँ पे NRC लागू किया जाएगा। NRC का मतलब हो जाता है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने घोटालों से बचाओ अभियान किसके सहयोग से प्रारंभ किया है, तो मेटा के सहयोग से। इसकी अगर व्याख्या देखें, घोटालों से बचाओ अभियान केंद्र सरकार ने किसके साथ शुरू किया है, मेटा के साथ शुरू किया है। यानी जो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर जो भी घोटाले होते हैं उसको रोकने के लिए मेटा के साथ समझौता किया गया है, क्योंकि ये तीनों प्लेटफॉर्म किसके हैं, मेटा के हैं। इसका उद्देश्य क्या है, तो ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना है। और इन दोनों के मध्य जो है समझौता कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में नई दिल्ली में पहले अरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, तो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश YD चंद्रचूड़ साहब जी के द्वारा किया गया है। अरोहा 2024 यह पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है। अरोहा 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है।
जिसका शुभारंभ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ साहब जी के द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और आरोहा का उद्देश्य क्या है? आयुर्वेद को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा होऊ चोंगपा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है मणिपुर में। इसकी अगर व्याख्या देखें तो कुछ समय पहले आप सभी ने सुना होगा कि मणिपुर में हिंसा हो रहा था, किसके बीच? मैती और कुकी के बीच। किसके? मैती और कुकी समुदाय के बीच जो है क्या हो रहा था? विद्रोह हो रहा था, आपस में उपद्रव मच गए थे, लड़ाइयाँ वगैरह हो गई थी। तो इसी को समाप्त करने के लिए मेरा होऊ चोंगपा उत्सव शुरू किया गया है। कहाँ पर? मणिपुर में। जो ऊपर रहते हैं मणिपुर में दो समुदाय हैं, एक तो जो पहाड़ी क्षेत्र पर रहते हैं और दूसरा जो घाटी क्षेत्र में रहते हैं, यानी पहाड़ी समुदाय और घाटी समुदाय के बीच जो है एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा होऊ चोंगपा उत्सव शुरू किया गया है। असम में जो है फेस्टिवल मनाया जा रहा है, क्योंकि अब फसल की कटाई हो रही है, तो इसके लिए कटी बिहू फेस्टिवल असम में मनाया जा रहा है। बिहू जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक तो रंगोली बिहू, भोगली बिहू, कटी बिहू। मणिपुर में लाई हरोवा फेस्टिवल, सिरोउ लिली फेस्टिवल भी मणिपुर में मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य ने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर सभी ST आवासीय विद्यालयों का नाम रखने की घोषणा करी है? तो वाल्मीकि के नाम पर कौन नाम रखने की घोषणा कर दी है? कर्नाटक सरकार ने। सभी जो ST आवासीय विद्यालय हैं और रायचूर यूनिवर्सिटी, इन दोनों का जो है अब नाम बदल के महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। और ऐसा किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने किया है। और यहाँ के CM कौन है? तो सिद्धारमैया जी हैं। और यहाँ पे पूछे किस पार्टी की सरकार है? तो कांग्रेस की। अहमदाबाद का नया नाम रख दिया गया है अहिल्याबाई। औरंगाबाद का नया नाम है संभाजी नगर। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम रख दिया गया है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। और मोगा एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया है मनोहर पर्रिकर जी। और ये कहाँ पे है? तो ये गोवा में एयरपोर्ट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 2024 में भारत को ग्लोबल हंगर में 105वां स्थान मिला है। अगर पूछे ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वेल्ट हंगर हिल्फ संस्था के द्वारा जारी किया जाता है और यह संस्था जर्मनी की है। हंगर इंडेक्स जारी करने के 4 आधार हैं, जिसमें भारत को बताया गया है कि भारत का 2024 में 105वां स्थान है 127 देशों में से, ठीक है, जिसमें भारत का स्कोर 27.3 बताया गया है। पहला स्थान अगर पूछे हंगर इंडेक्स में किसका है? तो बेलारूस का है। और वहीं भारत की अगर पूछे कि 2023 में हंगर इंडेक्स में कौन सा स्थान था? 111 था और 2024 में 105 हो गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत के रैंक 159 है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 108 है। जेंडर गैप इंडेक्स में 129 है। SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत की रैंक 109 है। और मैंने बताया था कि SDG नंबर टोटल कितनी है? तो टोटल 17 गोल हैं, जिसको 17 गोल को कंप्लीट करने के लिए 2015 में यह गोल शुरू किया गया था और 2030 तक सारे विश्व को इस गोल को प्राप्त करना है। एशियन पावर में अगर पूछे कि एशिया में सबसे ज़्यादा किस देश का पावर है? तो इसमें पावर के मामले में भारत तीसरा स्थान है, लेकिन एशिया में सबसे ज़्यादा पावर कौन सा देश दिखाता है? तो USA दिखाता है। दूसरा कौन सा देश है? चीन है। और तीसरा अपना देश बन गया है भारत। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 176 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान है, यानी कि किसकी सेना कितनी मजबूत है? तो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में USA की मजबूत है, फिर जो है रूस की मजबूत है, तीसरे नंबर पर चाइना की है और चौथे नंबर पर हमारे भारत की है। हाल ही में चर्चा में रही SBS थर्ड परियोजना का संबंध किससे है? तो यह परियोजना शुरू है जासूसी उपग्रह के लिए। इसकी अगर व्याख्या देखें तो SBS थर्ड परियोजना यह जो है अंतरिक्ष आधारित जासूसी उपग्रह के लिए शुरू किया गया परियोजना है, यानी कि पाकिस्तान और चीन पर निगरानी रखने के लिए यह जासूसी उपग्रह शुरू किया गया है। और इस जासूसी उपग्रह का संचालन अगर पूछे किसके द्वारा किया जाएगा? तो रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया जाएगा, जिसमें कुल 52 जासूसी उपग्रह बनाए जाएंगे, जिसमें से 21 इसरो बनाएगा और 21 जो है प्राइवेट कंपनियां बनाने वाली हैं। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000 और सुपर कंप्यूटर के जनक अगर पूछे यानी कि फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है? विजय भटकर जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में यूनिसेफ को स्वास्थ्य पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बन गया है? तो भारत बन गया है। भारत जो है यूनिसेफ को हेल्प करने के मामले में पूरे विश्व में तीसरा देश बन गया है, ठीक है। किस मामले में? तो स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने के मामले में यूनिसेफ संस्था को भारत जो है तीसरे नंबर पर आ गया है सहायता करने में, जिसमें भारत दवाइयाँ प्रदान करता है, टीके देता है और खाद्य पदार्थों को यूनिसेफ संस्था में भेजता है। अगर वही बात करें कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स
यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है। इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना 1946 में करी जाती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं कैथरीन रसेल। यूनिसेफ इंडिया, अगर पूछे कि यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई गई हैं, तो करीना कपूर जी बनाई गई हैं हमारे भारत में। हाल ही में 149वीं अंतर संसदीय संघ IPU असेंबली कहाँ प्रारंभ हुई है, तो यह प्रारंभ हुआ है जिनेवा में। कहाँ पे? जिनेवा में प्रारंभ हुआ है। IPU यानी अंतर संसदीय संघ, इसे हिंदी में कहते हैं। इसकी स्थापना 1889 में होता है। इसका उद्देश्य पूरे विश्व में लोकतंत्र बचाने का संगठन, ठीक है। तो इसका उद्देश्य पूरे विश्व में लोकतंत्र को बचाना, और इसकी अभी हाल ही में 149वीं बैठक जिनेवा में हो रही है। और लोकतंत्र की तरफ से अगर बात करें कि हमारी तरफ से कौन भाग लिए हैं, तो ओम बिरला जी ने भाग लिया है, जो कि 18वीं लोकसभा के स्पीकर हैं। वहीं बात करें 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बनाए गए हैं, तो भर्तृहरि मेहताब जी बनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न CPSE का दर्जा दिया है। जो 14वीं महारत्न कंपनी कौन सी बन गई है, तो यह बनी है ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनी है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो भारत की 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई है। ये वर्तमान में वित्त मंत्रालय के मंत्री हैं। किसको मिला है, तो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिला है। इसका उद्देश्य है, अगर किसी भी कंपनी को महारत्न का दर्जा दे दिया जाता है तो वह कंपनी अपनी तरफ से 5000 करोड़ रुपए का निवेश विदेश में यानी किसी भी बाहरी देश में निवेश कर सकती है, जिसके लिए सरकार की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अगर पूछे किसका निर्माण किया है, तो इन्होंने तेजस और प्रचंड का निर्माण किया है। तेजस क्या है, तो यह लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, और दूसरा जो प्रचंड है यह लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। तो इन दोनों का निर्माण किसने किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने किया है। और अभी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसे 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है। 13वीं कौन सी बनी है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड बनी थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो यह महाराष्ट्र में हुआ है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो साइबर कमांड और नियंत्रण यानी कि क्राइम को रोकने के लिए एक केंद्र की स्थापना करी गई है, जिसका नाम है साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र। इसकी स्थापना कहाँ की गई है, महाराष्ट्र में महोप नामक स्थान नवी मुंबई के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। और यह भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय कमांड है। और इसकी शुरुआत अगर पूछे किसने किया है, देवेंद्र फडणवीस जी ने किया है, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी CM है। और इसी के साथ साथ एक पोर्टल की भी शुरुआत की गई है, जिसका नाम है CCC 14407। और इसके लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है सरकार के द्वारा 1930। और महाराष्ट्र के डिप्टी CM मैंने बताया देवेंद्र फडणवीस जी हैं, और डिप्टी CM कौन है, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, और CM कौन है, एकनाथ शिंदे जी हैं। हाल ही में NPCR की रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी राज्य कौन सा है, यानी कि बाल विवाह को रोकने के मामले में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। NCPCR की एक रिपोर्ट आती है किसके लिए, तो यह आती है 2023 से 24 के बीच में यह रिपोर्ट जारी की जाती है। बाल विवाह को रोकने के मामले में NCPCR की रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पर कौन है, उड़ीसा है। लेकिन अगर कुछ सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ पे हो रहा है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा बाल विवाह कर्नाटक में हो रहे हैं। और अगर बात करते हैं कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब करी जाती है, तो एक्ट आया था 2005 में, स्थापना करी गई थी 2007 में। इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रियंका कानूनगो जी। और वहीं पूछे कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो अन्नपूर्णा देवी जी हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया था, तो 2006 में आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद किसने अनुसूचित जातियों में उपवर्गीकरण किया है, तो यह किया है तेलंगाना ने। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना की सरकार को यह आदेश दिया है कि अपने यहाँ पे जो भी अनुसूचित जाति हैं उनमें क्या करिए, उपवर्गीकरण करिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपवर्गीकरण का मतलब हो जाता है कि जैसे SC और ST के लोग हैं, इसमें अब बहुत सारे ऐसे लोग हो गए हैं जिनको जो है सरकार की जो योजनाएं शुरू की जाती हैं उनको लाभ मिलता है, बहुत सारे को नहीं मिलता है। इसमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो आरक्षण का लाभ लेकर वो मतलब अब इस हद में पहुंच चुके हैं कि उनको जो है अब आरक्षण की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो आरक्षण को लेकर आगे काम करते हैं। ठीक है, तो इसको समाप्त करने के लिए तेलंगाना सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अपने यहाँ पे जो SC ST हैं उन पर जो है वर्गीकरण कीजिए, और जिनको आरक्षण की ज़रूरत हो उन्हीं को दीजिए, और जिनको नहीं है उनको मत दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है उपवर्गीकरण कहाँ किया गया है, तेलंगाना में किया गया है। और इसको देखते हुए यहाँ पे 4 वर्गों में
इस समुदाय को विभाजित किया गया है। और यहाँ के सीएम मैंने बता दिया रेवंत रेड्डी जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है और आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। किशोर कुमार पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राजकुमार हिरानी जी को दिया गया है। इनकी फिल्म का नाम है मुन्ना भाई MBBS, 3 इडियट और PK। ये सभी पिक्चरें जो हैं राजकुमार हिरानी जी की हैं। काफ़ी अच्छी पिक्चरें बनाते हैं। और याद रखेंगे कि नेशनल फिल्म में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो ऋषभ शेट्टी को दिया गया था कांतारा मूवी के लिए। और वहीं पूछे कि नेशनल फिल्म में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला था? तो शाहरुख खान को मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अगर पूछे किसे दिया गया था तो यह दिया गया था रानी मुखर्जी जी को। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था? तो विधु विनोद चोपड़ा जी को दिया गया था, जो कि 12 फेल मूवी के डायरेक्टर थे। बेस्ट एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रानी मुखर्जी को, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया था? तो विधु विनोद जी को दिया गया था 12 फेल मूवी के लिए। और जो ही पूछे बेस्ट फिल्म का अवार्ड कांतारा फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी को दिया गया था। 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित मिथुन चक्रवर्ती जी थे। अभी इन्हें हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 50 मिनट में 60 क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ देखा है, क्योंकि हर प्रश्न को अगर आप 1 मिनट देंगे तब भी जो है 60 मिनट हो जाएगा। लेकिन मैंने 1 मिनट से भी कम लिया है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों में 1 मिनट से ज़्यादा लग जा रहा था और बहुत सारे प्रश्नों में 1 मिनट से भी कम समय लगता था। तो 50 मिनट में कंप्लीट हो गया है एक सप्ताह के करंट अफेयर क्वेश्चन का। जिस भाई बहन ने अगर इस सप्ताह के बीच का कोई भी करंट अफेयर छोड़ा होगा तो उसका रिवीजन हो जाएगा। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे अपना टेलीग्राम लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से इसका PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार खुद से रिवीजन कर लेंगे, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।